नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न जो है 2018 एग्जाम 2018 में जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था और 2019 का जो एग्जाम हुआ था, उन दोनों से वहां से इसमें प्रश्न लिए गए हैं। इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं, जीएस के सारे हैं और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से, और इन प्रश्नों से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लगातार क्लास देखते हैं तो आपको इसी क्लास में सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे, और अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपके इस क्लास से जीएस के सारे सब्जेक्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की। तो देखिए, इस प्रश्न के जवाब देने से पहले हम बता दें कि किस रियासत ने, जूनागढ़ जो रियासत था हमारा, जूनागढ़ का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं तो कुछ नहीं तो आप लोग हिस्ट्री में तो जरूर इसका नाम सुने होंगे, इतिहास में जूनागढ़ बहुत फेमस है। जूनागढ़ जो रियासत है हमारा, जो कि हमारा जूनागढ़ रियासत गुजरात में पड़ता है, ये पहले पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था, लेकिन इसको क्या कर लिया गया, इसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। किस संग्रह के द्वारा? इसको जनमत, यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे जनमत संग्रह द्वारा भारत में इसका विलय कर लिया गया। किस संग्रह द्वारा? तो इसको जनमत संग्रह द्वारा भारत में इसका विलय कर लिया गया। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका विलय कहां पे हो गया? जन्म संग्रह के द्वारा इसका विलय भारत में हो गया। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ हमारे पास देशी रियासतें थी जिनका विलय भारत में किया गया, और कुछ अनेक तरहों से, कुछ अनेक विधियों के द्वारा किया गया। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि हैदराबाद को कैसे भारत में मिलाया गया, हैदराबाद जो आपकी रियासत थी, हैदराबाद जो आपकी रियासत थी, इसको भारत में किस विधि के द्वारा मिलाया गया? हैदराबाद जो रियासत थी, इसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया। किस विधि के द्वारा? पुलिस कार्यवाही करके इसे भारत में मिलाया गया। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर को भारत में किस विधि के द्वारा मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया गया, तो इसको विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके मिलाया गया। किस पे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे कॉपी में नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि इन रियासतों को भारत में विलय में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, इन रियासतों को विलय में प्रयास किसने किया था, सर्वाधिक प्रयास की बात करें तो इसमें सरदार पटेल सर्वाधिक प्रयास किए थे। कौन? सरदार पटेल प्रयास किए थे। सरदार पटेल के साथ और एक लोग थे जिनका नाम है वीपी मेनन। इन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रयास किया था, जो अपने देशी रियासत इधर उधर बिखरे थे उनको भारत में मिलाने का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की। तो जूनागढ़ रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में भारत में मिलने की घोषणा की थी। मतलब पहले पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी कौन? जूनागढ़ रियासत ने। और ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फिर इसे जनमत संग्रह कराया जाता है और इसे भारत में मिला लिया जाता है। हैदराबाद को मिलाया जाता है पुलिस कार्यवाही करके भारत में, मिला लिया जाता है। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके भारत में मिला लिया जाता है। किस पे? किस द्वारा? विलय पत्र पे हस्ताक्षर द्वारा इसे भारत में मिला लिया जाता है। तो इतनी प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि भारत में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है। और प्रश्न एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है, ये यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और वहां पे पूछा क्या था कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे पहले आप, यहाँ पे इसका स्वरूप थोड़ा सा बदला गया प्रश्न को। पहले आप जानेंगे कि भारत से कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तभी तो आप बता पाएंगे कि किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो भारत के गुजरात राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा भारत के राजस्थान राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। फिर यही कर्क रेखा आपके मध्य प्रदेश के बाद जाती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद आपके कहां जाती है? छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में जाती है। फिर उसके बाद आपके उड़ीसा में चली जाती है, और उड़ीसा के बाद कर्क रेखा आपका, उड़ीसा के बाद कहां जाती है? उड़ीसा के बाद आपका पश्चिम बंगाल में। फिर पश्चिम बंगाल के बाद फिर कर्क रेखा आपका
पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में जाती है और फिर त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम में। इस तरह से भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत जो आपका है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। भारत 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या तो 23.5 डिग्री ऐसे लिखेगा या 23 डिग्री 60 मिनट लिखेगा। 23 डिग्री 60 मिनट ये उत्तरी अक्षांश रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट ये आपका ये कर्क रेखा है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश ये जो आपकी कर्क रेखा है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि कर्क संक्रांति हम लोग कब मनाते हैं, कर्क संक्रांति हम लोग कब मनाते हैं, तो कर्क संक्रांति जो है वो 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को। क्यों कर्क संक्रांति 21 जून को मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सूर्य कहां पे होता है? आपका कर्क रेखा पे होता है। किस रेखा पे? सूर्य कर्क रेखा पर होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात से जाती है, उसके बाद फिर राजस्थान से कर्क रेखा जाती है, मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा जाती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा जाती है, उड़ीसा से भी जाती है कर्क रेखा, उसके बाद पश्चिम बंगाल से जाती है, उसके बाद त्रिपुरा में जाती है, फिर मिजोरम में चली जाती है। इस तरह से भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश या फिर 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश है। यह आप उत्तरी अक्षांश आपका कर्क रेखा है। कर्क संक्रांति हम लोग कब मनाते हैं? 21 जून के दिन कर्क संक्रांति मनाते हैं। क्यों 21 जून को दिन? क्योंकि सूर्य इस दिन कर्क रेखा पे होता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? तो भारत में यह प्रश्न पूछा गया है कि किन राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। 4 ऑप्शन दे देता है। एक ऑप्शन ऐसा देता है कि जिस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं होता है। तो इसको आपको विस्तार से बताया जाए, इस वजह से इस प्रश्न को स्वरूप थोड़ा सा बदला गया है। तो आप लोग जानेंगे किन राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। तो देखिए भारत के कुल 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे सारे का नाम आप लोग नोट करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में द्विसदनी विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश के बाद जस्ट आपके बगल में बिहार में भी द्विसदनी विधानमंडल है। उसके बाद आप लोग साउथ में चल जाएंगे, आप लोग महाराष्ट्र में लेंगे, यहाँ पे द्विसदनी विधानमंडल है। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे है आपका कर्नाटक में भी आपके द्विसदनी विधानमंडल है। कर्नाटक की बात करें यहाँ पे द्विसदनी विधानमंडल है। उसके बाद आप लोग चले जाएंगे तेलंगाना के पास और तेलंगाना के जस्ट नीचे आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे भी द्विसदनी विधानमंडल है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। अगर आपसे पूछे कि भारत में विधान परिषद के बारे में, किसी भी राज्य में आप विधान परिषद का गठन की बात करें या फिर आपसे को विधान परिषद समाप्त करना हो तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो वो अनुच्छेद नंबर 169 के अनुसार किया जाता है। 169 के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे यही पूछ ले कि विधान परिषद के बारे में बात करें कि यहाँ पे सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो विधान परिषद में 30 वर्ष में सदस्य आप बन सकते हैं, जबकि विधानसभा में क्या है 25 वर्ष में आप सदस्य बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल होता है। क्योंकि विधान परिषद जो है वो अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष है? 6 वर्ष है। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से आप लोग सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे हम लोग सारे प्रश्नों का रिवीजन भी करते चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? भारत के 6 राज्यों में टोटल द्विसदनी विधानमंडल है। एक आप लोग यूपी बिहार याद रखेंगे जहां पे द्विसदनी विधानमंडल है। उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक जहां पे द्विसदनी विधानमंडल है। उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में द्विसदनी विधानमंडल है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करें और अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के बारे में बात करें तो विधान परिषद का गठन या फिर समाप्ति 21 अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 169 के द्वारा ये किया जाता है। विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, तब आप जाके विधान परिषद का सदस्य बनते हैं। और सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ये सारे प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन चैनल में दिया गया है, उसका लिंक आप वहां पे टेलीग्राम चैनल पे जा करके इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसके जो संघ समिति के अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपके कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। और ये प्रश्न कहाँ पे पूछा गया है? ये यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। ये यूपी पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ समितियों के बारे में। संविधान सभा बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी और उन समितियों के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। जैसे अगर आपसे पूछ रहे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर यहीं आपसे पूछ ले कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति या फिर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि प्रांतीय संविधान में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, अगर आपसे पूछे कि संविधान में प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपके सरदार पटेल थे। कौन? सरदार पटेल थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन थे? सब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जिसे प्रारूप समिति भी बोला जाता है, ड्राफ्ट कमेटी भी बोला जाता है, मसौदा समिति भी बोला जाता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अध्यक्ष को लेकर इसमें सदस्य थे टोटल 7। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे आपके संविधान सभा के संघ शक्ति के अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर आपसे पूछे कि संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। उसके बाद प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सदस्यों की संख्या प्रारूप समिति में 7 थी। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई? देखिए यहाँ पे पुस्तकों के बारे में भी यहाँ पे 2018 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग पुस्तकों के बारे में आप लोग यहाँ पे प्रश्न याद रख के जाएंगे। एक पुराने पुस्तक से संबंधित आप लोग याद रखेंगे, उसके बाद नए पुस्तक से संबंधित प्रश्न भी याद रखेंगे। तो देखिए ये भी 2018 में पूछा गया है और ये अंग्रेजी पुस्तक है और ये नए पुस्तक में है, और गणित सार संग्रह ये पुराने पुस्तक में है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों पुस्तकों के बारे में देखेंगे और ये दोनों प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक है। कौन? महावीराचार्य जो है ये गणित सार संग्रह के लेखक हैं। उसके बाद कुछ पुस्तकों के बारे में हम लोग देखते हैं जो आपके आज तक एग्जामों में रिपीट करके ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पुस्तक के बारे में पुस्तक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हर्षचरित्र जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC भी कई बार पूछा है, तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट इसके लेखक हैं हर्षचरित्र के। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, मुद्रा राक्षस बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। मुद्रा राक्षस की बात करें, ये आपके विशाख दत्त की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि मैं पे मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है, मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है, तो मृच्छकटिकम जो पुस्तक है ये शूद्रक की है। किसकी पुस्तक है? शूद्रक की है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। योगाचार किसकी पुस्तक है? योगाचार किसकी पुस्तक है? तो असंग की पुस्तक है। योगाचार किसकी पुस्तक है? ये असंग की। इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप लोग कभी सुने नहीं होंगे, उसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे जो आप लोग आसान प्रश्न पढ़ लेते हैं, आसान प्रश्नों का जमाना अब गया, तो आप लोग कठिन प्रश्न पढ़ना शुरू कर दिए। न्यायावतार पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिद्धसेन है इस पुस्तक के लेखक। किसने? कौन है? सिद्धसेन न्यायावतार पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद काव्यादर्श के, अगर आपसे पूछे कि काव्यादर्श पुस्तक के लेखक कौन है, तो काव्यादर्श पुस्तक के लेखक दांडी है। तो इतनी पुस्तकों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे जो इस प्रश्न से संबंधित है। देखिए गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है, तो महावीराचार्य की पुस्तक है गणित सार संग्रह। किसकी? गणित सार संग्रह। हर्षचरित्र किसकी पुस्तक है, तो ये बाणभट्ट की पुस्तक है। उसके बाद मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की पुस्तक है। उसके बाद मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। योगाचार किसकी पुस्तक है? ये असंग की पुस्तक है। न्यायावतार किसकी पुस्तक है? तो ये सिद्धसेन की पुस्तक है। किसकी? सिद्धसेन की पुस्तक है।
उसके बाद काव्यदर्श, ये किसकी पुस्तक है? तो ये डांडी की पुस्तक है काव्यदर्श। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अनलिसनिंग इंडिया किसने लिखी? तो अनलिसनिंग जो इंडिया पुस्तक है ये लिखी थी आपकी वीरप्पा मोइली ने। किसने? ये पुस्तक आपकी लिखी थी कौन? वीरप्पा मोइली ने। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वीरप्पा मोइली ने इस पुस्तक को लिखा था। अब यहां से पुस्तकों से संबंधित कुछ और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, द रिपब्लिक द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक आपके प्लेटो हैं। कौन? द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हैरी पॉटर किसकी पुस्तक है, हैरी पॉटर ये किसकी पुस्तक है? तो ये जेके रोलिंग की पुस्तक है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, जेके रोलिंग की पुस्तक है हैरी पॉटर। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? इकोनॉमी से संबंधित है दास कैपिटल नामक पुस्तक, और ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। किसकी? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है द दास कैपिटल। ठीक, उसके बाद डिवाइन कमेटी के बारे में आप लोग बताएंगे किसकी पुस्तक है? डिवाइन कमेटी, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो डिवाइन कमेटी नामक पुस्तक ये दांते की है। किसकी? दांते की पुस्तक है डिवाइन कमेटी। उसके बाद इंटरनल इंडिया पुस्तक किसकी है? यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह तो बचा नहीं है। इंटरनल इंडिया किसकी पुस्तक है? तो इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक जो है, ये इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक ये इंदिरा गांधी की है। किसकी? इंदिरा गांधी की पुस्तक है इंटरनल इंडिया। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे फिर से कि अनलिसनिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो वीरप्पा मोइली की पुस्तक है अनलिसनिंग इंडिया। द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक पुस्तक। हैरी पॉटर जेके रोलिंग की पुस्तक है, हैरी पॉटर जेके रोलिंग की पुस्तक है। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। उसके बाद डिवाइन कमेटी किसकी पुस्तक है? दांते की। और इंटरनल इंडिया ये पुस्तक है किसकी? इंदिरा गांधी की। हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की लौह स्त्री कहा जाता है इन्हें। और ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये फतेहपुर सीकरी में। कहां पे? फतेहपुर सीकरी में इनका दरगाह गया है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने। अगर आपसे पूछे कि फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को में शामिल कब किया गया था, तो फतेहपुर सीकरी को ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इसे 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? यूनेस्को 1986 में शामिल किया गया था। अब शेख सलीम चिश्ती के बारे में एक बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे, शेख सलीम जो चिश्ती थे ये किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, किसके समकालीन थे, ये भी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो ये अकबर के समकालीन थे। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, शेख सलीम प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो फतेहपुर सीकरी में है। किस जिले में? फतेहपुर सीकरी। और ये यूपी स्पेशल से प्रश्न था, और ये यूपी पुलिस एग्जाम 2018 में पूछा गया है। यूपी पुलिस एग्जाम 2018 में पूछा गया। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना करने वाले स्वयं अकबर है। इसकी स्थापना किसने किया था? अकबर। यूनेस्को में शामिल किया गया इसे 1986 में। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टैटिक की दृष्टि से। अकबर के समकालीन कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, और ये आपके जियोग्राफी से प्रश्न था, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और ये 2018 में आपके जो यूपी पुलिस एग्जाम में ये भी पूछा गया था। देखिए, हिमालय की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। क्या है उसका नाम? कंचनजंगा। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरे नंबर की। और ये भारत के किस राज्य में है? तो कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य में है। कभी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे अगर आपसे पूछे कि हिमालय की पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। कितनी? 8,848.86 मीटर है। अगर आपसे पूछे कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 है। क्या है? K2। और इसे ही क्या कहते हैं? इसे गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गार्डविन
ऑस्टिन भी इसे बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी सी चीजें। माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ी चीजों के बारे में देखें तो माउंट एवरेस्ट को अगर आपसे पूछे कि नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, माउंट एवरेस्ट को कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो वो क्या बोलते हैं, सागर माथा के नाम से इसे पुकारते हैं। उसके बाद माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में अगर आपसे पूछे कि इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं तो इसे तिब्बत में चेमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? चेमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। पहली सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और कहां पे स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। कहां पे? नेपाल में। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 गार्डविन ऑस्टिन है और ये भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है, लेकिन ये विवादित क्षेत्र में है। ये भारत के लद्दाख राज्य में, आप लोग ध्यान रखेंगे, 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है। कहां पे? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। और इसको बोलते हैं सागर माथा। नेपाल के लोग इसे सागर माथा और तिब्बत के लोग इसे माउंट एवरेस्ट को चेमोलुंगमा बोलते हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये भी 2018 के आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम में पूछा गया है और ये यूपी स्पेशल से प्रश्न था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प तो आप लोग जानते हैं पलाश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के और स्मारकों के बारे में पूछे, राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपसे पूछ ले क्या है तो एक वृत्त के भीतर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक वृत्त में दो मछली, एक वृत्त में दो मछली का चिन्ह है। उसके बाद एक तीर धनुष है। क्या है? एक तीर धनुष है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं तो वो आप लोग नहीं भूलेंगे। ये गंगा यमुना का संगम भी इसमें बना है। आप लोग देख के बताएंगे कि गंगा यमुना का संगम आपको दिखा कि नहीं हमारे राजकीय चिन्ह में। उसके बाद यूपी में अगर आपसे पूछे कि विधानसभा में सदस्य कितने हैं, अगर आपसे पूछे कि यूपी में विधानसभा में पहले लोकसभा और राज्यसभा देखिए। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितनी सीटें हैं 100। अगर आपसे पूछे कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो 403। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो लोकसभा में यहाँ से जाती हैं 80 सीटें, लोकसभा में 80। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं तो 31 सीटें। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष का निशान उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और बात करते हैं गंगा यमुना का संगम भी है, गंगा यमुना का संगम भी इसमें स्थित है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विधान परिषद में 100 सीटें जाती है, विधानसभा में 403 और लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें जाती हैं। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग से में होता है, और ये बायो का प्रश्न, बायोलॉजी का प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न पूछा गया है और ये यकृत से संबंधित प्रश्न है। हो सकता है इस बार भी यकृत से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले, इस वजह से यकृत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मनुष्य में पित्त रस का उत्पादन किस अंग में होता है तो यकृत में होता है। ठीक, यकृत में पित्त रस का उत्पादन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पित्त का संचय कहां पे होता है, अगर आपसे पूछे कि पित्त का संचय किस अंग में होता है तो पित्त का संचय जो है ये आपके पित्ताशय में होता है। कहां पे? पित्ताशय में पित्त का संचय होता है। अगर आपसे पूछे कि पित्ताशय के बारे में, ये नाशपाती के आकार का होता है। किस आकार का? नाशपाती के आकार का होता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब पित्त रस के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी बातें पित्त रस के बारे में, क्योंकि ये भी यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। पित्त का रंग पूछे कैसा है तो पित्त का रंग पीला है। कैसा रंग है? पीला। अगर आपसे पूछे कि पित्त अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है,
पित्त रस की जो प्रकृति है ये क्षारीय होती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्षारीय किसी ना किसी एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया है। अगर आपसे पूछे कि इसका पीएच, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 इसका पीएच मान होता है। और बात करते हैं यकृत की, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो यकृत है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यकृत किन किन रोगों से प्रभावित होता है, अगर आपसे पूछे कि किन रोगों से यकृत प्रभावित होता है, ठीक, किन किन रोगों में यकृत प्रभावित होता है, तो दो रोग आप लोग मुख्य रूप से याद रखेंगे। पीलिया किसका रोग है, तो पीलिया जो है ये भी आपको यकृत को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस में भी क्या प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस रोग में भी यकृत ही प्रभावित होता है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है, तो यकृत में पित्त का उत्पादन होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पित्त का संचय कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में पित्त का संचय होता है। और पित्ताशय जो नाशपाती के आकार का होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पित्त रस के बारे में बात करेंगे, इसका रंग पीला होता है और ये क्षारीय होता है प्रकृति से। और इसका पीएच मान 7.7 होगा, 7 से प्लस होगा तो वो क्षारीय में ही जाएगा। अगर आपसे पूछे यकृत के बारे में, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगर आपसे पूछे किन रोगों से ये प्रभावित होता है, तो पीलिया और हेपेटाइटिस रोगों में यकृत ही प्रभावित होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपके 2018 के जो यूपी पुलिस एग्जाम है उसमें पूछा गया था। और 2009 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। कब 93 में हुई थी, 1993 में हुई थी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन, रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय महिला जो आयोग है इसकी स्थापना इसके 1 साल पहले 1992 में हुई थी। कब, 1992 में। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी स्थापना 2015 में। कब, 2015 में नीति आयोग की स्थापना। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कुछ चीजें, कुछ आयोग के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो बाल अधिकार जो आयोग है उसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। कब, 1993 में। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। कब, 1964 में हुई थी। और बाल अधिकार आयोग की स्थापना ये 2007 में हुई थी। कब, 2007 में। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है, तो दाद नामक रोग ये फंगस के कारण होता है। ठीक, फंगस के कारण या फिर फफूंद के कारण, जिसे कवक जनित भी रोग बोलते हैं, कवक जनित भी रोग बोलते हैं। इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए, दाद जो है वो आपके फंगस के कारण होता है। खाज जो है ये भी फंगस के कारण होता है। उसके बाद दमा जो है ये श्वसन से संबंधित रोग है, लेकिन यहाँ पे दमा भी आपके कवक के जमने की वजह से होता है श्वसन तंत्रिकाओं में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि एथलीट फुट किस वजह से होता है, एथलीट फुट नामक रोग किस वजह से होता है, तो वो भी आपके फंगस की वजह से होता है। उसके बाद गंजापन जो बाल की बीमारी है, गंजापन ये भी आपके फंगस के अटैक की वजह से होता है। गंजापन भी फंगस की वजह से होता है। और अगर आपसे पूछे कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मलेरिया। आप लोग ध्यान रखेंगे किससे होता है, प्रोटोजोआ से। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है मलेरिया में। अगर आपसे पूछे कि पायरिया नामक रोग, पायरिया रोग दांत से संबंधित है या फिर मसूड़ों से संबंधित है, पेट में पूछा गया है,
और ये रोग भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस नामक रोग होता है। रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि कौन सा रोग दाद, कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है, तो दाद जो है वो फंगस के कारण होता है, जिसे कवक जनित भी रोग बोलते हैं। खाज कवक से होता है, दमा भी फंगस की वजह से होता है, एथलीट फुट भी फंगस की वजह से होता है, गंजापन भी फंगस की वजह से होता है। इसमें प्रोटोजोआ जनित रोग आप लोग ध्यान रखेंगे। मलेरिया और पायरिया रोग हो, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। और विटामिन बी की कमी से रोग होने वाला है बेरी बेरी, और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। कौन सा रोग? रिकेटस। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के मूल मूल दस्तावेज, भारत के संविधान में मूल दस्तावेज को किसने अपने हाथों से लिखा था, हाथों के द्वारा लिखा था? तो देखिए, ये थोड़ा सा प्रारूप इसका टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये कह रहा है कि संविधान के मूल दस्तावेज को किसने अपने हाथों से लिखा था। तो अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण। कौन? प्रेम बिहारी नारायण ने इसे अपने हाथों से लिखा था। और प्रेम बिहारी नारायण के बारे में बात कर लेते हैं, तो इन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा, और ये यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2018 के एग्जाम में ये पूछा था। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि भारत के जो संविधान में, भारत की जो संविधान सभा है, हमारा संविधान सभा के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। संविधान सभा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 389। अगर आपसे पूछे कि संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, संविधान में हमारे महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर, संविधान सभा की 9 दिसंबर 1949 में पहली बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1949 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगर आपसे पूछे कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, संविधान बनकर कब तैयार होता, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। अगर आपसे पूछे कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, अगर आपसे पूछे कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसी दिन भारत हमारा गणतंत्र बना था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण ने इसे अपने हाथों से लिखा था। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, कुल सदस्य की संख्या 389 थी, और महिला सदस्य इसमें थी 15। और ये भी आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, ये यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, तो 9 दिसंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1949 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान बनकर के तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगर आपसे पूछे कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, संविधान बनकर 26 नवंबर 1950 को हुआ था। कब? 26 नवंबर 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ था, पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, क्या हुआ यार? संविधान सभा की यहां पे फिर से सारे प्रश्नों को नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और
अगला प्रश्न है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। आप लोग सभी विटामिनों का रासायनिक नाम जरूर याद कर लें और उनके कमी से होने वाले रोगों को भी आप लोग याद करके ही जाएं। अगर आपसे पूछे कि विटामिन के बारे में, यहाँ पे विटामिन के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बातें जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। कब, किसने? फंक ने किया था। अब कब किया था? तो 1911 में विटामिन की खोज फंक ने किया था। अगर आपसे पूछे कि विटामिन को क्या कहा जाता है, तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रक्षात्मक पदार्थ भी, शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक जल में घुलनशील विटामिन, जो जल में घुलते हैं उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। और विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, विटामिन के, ई, डी, ए। इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी विटामिन ये वसा में घुलनशील विटामिन है। कुछ विटामिनों का रासायनिक नाम आप लोग याद रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनिन है विटामिन के का रासायनिक नाम। क्या है? फिलोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। क्या है? टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। क्या है? कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। जैसे विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया 2018 में। अगर आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था विटामिन की खोज 1911 में। अगर आपसे पूछे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और विटामिन को क्या कहा जाता है, तो शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। और विटामिन 2 प्रकार के कौन कौन से? जैसे जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। अगर आपसे पूछे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं, तो विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन के की बात करें तो फिलोक्विनिन इसका रासायनिक नाम होता है, रक्त की थक्का बनने में सहायक। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, जनन क्षमता में कमी आती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। और कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद के जो महापुरुष है उन सभी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उन सभी का नाम और जन्म स्थान आप लोग जरूर याद रख लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। और इसीलिए हम लोग 29 अगस्त के दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? इनके जन्मदिन पे ही 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के ही जन्मदिन पे हम लोग मनाते हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। और मेजर ध्यानचंद को अगर आपसे पूछे क्या कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर बोला जाता है। ठीक, ये भी अब बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है, अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम बताइए, तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मेजर ध्यानचंद को पद्म विभूषण कब मिला था, तो मेजर ध्यानचंद को पद्म विभूषण 1956 में मिला था। 1956 में मिला था इन्हें पद्म विभूषण। अगर आपसे पूछे कि जो हॉकी खेल है, हॉकी का इन्हें जादूगर कहा जाता है, हॉकी से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे हॉकी खेल में मैच की जो अवधि है वो कितने मिनट तक होती है, तो वो 70 मिनट तक होती है। कितने? 70 मिनट तक होती है एक खेल की अवधि। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से यहाँ पे लिया गया है। देखिए मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1905 को। आप लोग पूरी डेट याद रखेंगे, क्योंकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस इनके जन्मदिन पे हम लोग मनाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है मेजर ध्यानचंद के, तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। पद्म विभूषण 1956 में मिला था। हॉकी की खेल की जो अवधि है वो 70 मिनट होती है। कब होती, कितनी मिनट? 70 मिनट होती है। ठीक, इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे टेलीग्राम पे जा करके वहां पे आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साइंस से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न साइंस से संबंधित है और कह रहा है कि द्रवों के घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव से संबंधित आप लोग 3 उपकरण को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, और ये यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है। यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है 2019 में पूछा गया है। तो इसके नाम को आप लोग ध्यान रखेंगे। पिकनोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? पिकनोमीटर का प्रयोग जो है वो हम लोग द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस करते हैं? द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिकनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए द्रवों का किसका प्रयोग करते हैं? किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोमीटर का। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वायुमंडलीय जो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किस मीटर का? वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ चीजें, जैसे अगर आपसे पूछे कि अगर आपको हवा की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? हवा की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति मापने के लिए अमीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसमें? अमीनोमीटर का प्रयोग करते हैं हवा की गति मापने के लिए। अगर आपसे पूछ ले कि गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गैसों की दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करेंगे। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापते हैं। किस मीटर से? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। इतनी प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। द्रवों का घनत्व पिकनोमीटर से मापते हैं। द्रवों का घनत्व पिकनोमीटर से। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपेक्षिक घनत्व किससे मापेंगे द्रवों का? तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापेंगे। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से, कंफ्यूज नहीं होंगे। और द्रवों का घनत्व की बात करें तो पिकनोमीटर से मापेंगे। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए, हाइग्रोमीटर का। अगर हवा की गति मापने हैं तो आप लोग अमीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। हवा की गति मापने के लिए अमीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों की दाब मापने के लिए करते हैं। ठीक, ये मैनोमीटर है, मोमोमीटर नहीं है, मैनोमीटर। मोमोमीटर अभी तो बना नहीं है। ठीक, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो विद्यालय है वो लखनऊ में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 1996 में हुई थी। और एक राज्य की बात बता दें कि विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न ये आपके 2000 जो 18 का एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था और ये 2019 का एग्जाम में भी विश्वविद्यालय का जो है प्रश्न पूछा गया था। तो विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखिए अगर आपसे पूछे इसकी भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय बताइए। भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुराना, पहले भारत में ये स्थित था लेकिन भारत का विभाजन हुआ तो ये चला गया कहाँ पे? पाकिस्तान में चला गया। ठीक, वहां पे ये स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला बिहार में। इसका निर्माण पूछा जाता है किसने करवाया? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने? कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की निर्माण किसने करवाया था? सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण एनी बेसेंट ने कराया था। किसने? एनी बेसेंट ने इसका निर्माण कराया था। और एनी बेसेंट की बारे में बात करेंगे तो इसका आगे चल के नाम इसी का नाम कर दिया गया क्या? बनारस
इसी का नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया। क्या हो गया? इसी का नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1916 में हुई। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नालंदा जिला बिहार में स्थित है। और बात करते हैं इस विश्वविद्यालय की बात करें, इसकी निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी एनी बेसेंट ने इसको बनवाया था, जिसका नाम आगे चल के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक, और इसकी स्थापना 1916 में हुई। ठीक, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय जो देखिए ये 2018 में 19 का पेपर है, 19 में पूछा गया प्रश्न है। और तब ये स्थित था प्रयागराज में। कहाँ पे? तब उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित था। अब बात प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय बदल करके कहाँ कर दिया गया? इसका मुख्यालय बदल के कहाँ पे कर दिया गया है? लखनऊ में। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, तो इसकी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस एक्ट किस एक्ट के तहत हुई थी? तो एक्ट था इसका 1861 का एक्ट था। और उत्तर प्रदेश जो पुलिस है इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ हमारे पास विभाग हैं जिसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? तो असम राइफल की स्थापना 1935 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? एनसीसी बोलते हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगर सीमा सुरक्षा बल यहाँ पे लिखेंगे, सीमा सुरक्षा बल की बारे में बात करें, स्थापना कब हुई थी? सीमा सुरक्षा बल, जिसे बीएसएफ बोलते हैं, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सारे प्रश्नों का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे थी? तो पहले मुख्यालय प्रयागराज में था। वर्तमान समय इसका मुख्यालय बदल करके लखनऊ बना दिया गया। पुलिस एक्ट उत्तर प्रदेश में कब आया था? तो 1861 के उत्तर पुलिस एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि असम राइफल की स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे आप लोग एनसीसी भी बोलते हैं। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड नामक राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। केवल डेट पूछा था, लेकिन आप लोग पूरा डेट आप लोग याद रखेंगे। तो इसका जो गठन है, उत्तराखंड का जो गठन है, वो 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। कब? 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। और उत्तराखंड का जब गठन हुआ था और किस नंबर का राज्य बना था? तो ये 27वां राज्य बना था। कौन सा नंबर? 27वें नंबर का राज्य बना था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी थे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री। कौन? नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे कुछ बातें और, अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कस्तूरी मृग है उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी राज्य है और भारत से अलग होकर बना है। तो इसके बारे में डिटेल जरूर हम लोग ध्यान रखेंगे। राजकीय उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांश। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष का नाम बुरांश है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में दर्रे कौन कौन से पाए जाते हैं? तो माना दर्रा और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? माना, नीति और लिपुलेख नामक दर्रा कहाँ पे स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। उत्तराखंड नामक राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड नामक राज्य अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड भारत का किस नंबर का राज्य बना? वो 27वें नंबर का राज्य बना था। पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी और वर्तमान समय में पुष्कर सिंह धामी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का जो राजकीय
पशु है, कस्तूरी मृग है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राजकीय वृक्ष बुरांस है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांस है। उत्तराखंड में दर्रे, माना नीति और लिपुलेख, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो बरसाना होली आप लोग यहाँ पे भाभी के साथ खेली जाती है, ये नहीं लिखेंगे। भाभी के साथ ये बरसाना होली नहीं खेली जाती, ये नहीं पूछ रहा है। तो बरसाना होली वो लाठी के साथ खेली जाती है, जिसे ऑप्शन में डंडा दिया था, डंडा के साथ खेली जाती है। और ये यूपी पुलिस 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक, आप लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो प्रश्न पेपर है, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, आपको ये मिलेगा। ठीक, बरसाना होली, और बरसाना होली प्रसिद्ध है, ये नंदगांव और बरसाना में प्रसिद्ध है होली। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे प्रसिद्ध है? जो होली खेली जाती है बरसाना की होली, वो लाठी के साथ खेली जाती है, जिसे लठमार होली भी बोलते हैं। लठमार, इसे लठमार होली भी बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे लठमार होली भी बोलते हैं। ठीक, कुछ त्योहारों के बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि गुड़ी पड़वा कहाँ का त्योहार है, कहाँ पे मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र का फेमस त्योहार है गुड़ी पड़वा। अगर आपसे पूछे कि नुआखाई कहाँ पे मनाया जाता है, नुआखाई त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो नुआखाई नामक त्योहार ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हॉर्नबिल, उड़ीसा में तो कई त्योहार मनाए जाते हैं, कई राज्यों में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो आप लोग को बताया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ये आपकी उत्तर पूर्व कंट्री है नागालैंड। बोनालू कहाँ पे मनाया जाता है? बोनालू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो बोनालू फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? तो ओणम नामक फेस्टिवल जो है वो केरल में मनाया जाता है, केरल में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि पोंगल, वहीं पे आपसे पूछ ले कहाँ पे मनाया जाता है, तो पोंगल नामक फेस्टिवल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक, इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, तो बरसाना होली लाठी के साथ खेली जाती है, और ऑप्शन में डंडा दिया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे लठमार होली भी कही जाती है। और गुड़ी पड़वा जो है ये कहाँ पे, किस राज्य का फेस्टिवल है? ये महाराष्ट्र का। नुआखाई कहाँ का फेस्टिवल है? उड़ीसा का। इसके अलावा रथ यात्रा, धानु यात्रा, ये भी उड़ीसा का है। हॉर्नबिल कहाँ पे मनाई जाती है? तो हॉर्नबिल नामक फेस्टिवल भी आपके नागालैंड में मनाई जाती है। बोनालू तेलंगाना में मनाई जाती है। बोनालू कहाँ पे? तेलंगाना। ओणम कहाँ का फेस्टिवल है? केरल में मनाई जाती है। और पोंगल नामक फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाई जाती है? तमिलनाडु में मनाई जाती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसके बाद काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो काम्पिल मेला जो है यूपी स्पेशल का प्रश्न है। काम्पिल मेला ये जैन समुदाय से जुड़ा है। कहाँ पे? जैन समुदाय से। और ये भी यूपी स्पेशल का प्रश्न था। ठीक, जैन समुदाय से। अगर आपसे पूछे कि कुछ फेस्टिवल के बारे में देखेंगे, जैसे अगर आपसे पूछे कि सुलह कुल मेला कहाँ पे मनाया जाता है, सुलह कुल मेला कहाँ पे मनाया जाता है, तो सुलह कुल नामक मेला ये आगरा में मनाया जाता है। और ये किसका प्रतीक होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है ये फेस्टिवल जो है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सोच सकता है एग्जाम में इस बार यही प्रश्न पूछ ले। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कबीर मेला कहाँ पे मनाया जाता है, कबीर मेला कहाँ पे मनाया जाता है, तो कबीर मेला आइए हमारे यहाँ हम दिखाते हैं। ये कबीर मेला जो है ये मगहर में मनाया जाता है। कहाँ पे? मगहर में मनाया जाता है। इसके अलावा सैयद मेला, अगर आपसे पूछे कि सैयद मेला कहाँ पे मनाया जाता है, तो सैयद मेला उत्तर प्रदेश में ये बहराइच में मनाया जाता है। कहाँ पे? बहराइच में सैयद मेला बनाया जाता है। उसके अलावा दशहरा मेला पूछ ले, दशहरा मेला अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो दशहरा मेला जो है वो आगरा मथुरा साइड में मनाया जाता है। कहाँ पे? आगरा एंड मथुरा साइड में आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मनाया जाता है। काम्पी मेला कहाँ पे मनाया जाता है, तो काम्पी मेला भी आप लोग ध्यान रखेंगे ये बांदा में मनाया जाता है। कहाँ पे? बांदा में, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बांदा जिला। तो देखिए काम्पी मेला किस समुदाय से जुड़ा है, तो ये जैन धर्म से। सुलह कुल मेला ये आपके आगरा में मनाया जाता है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। किसका? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। कबीर मेला ये मगहर में मनाया जाता है, संत कबीर नगर में जिले में। उसके बाद सैयद मेला कहाँ पे मनाया जाता है? बहराइच में मनाया जाता है। दशहरा मेला आगरा और मथुरा में फेमस है दशहरा मेला। उसके बाद काम्पी मेला ये बांदा में मनाया जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं? कौन भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं? ठीक, तो अब इनका नाम पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज जो है वो कथक के फेमस कलाकार हैं। कथक के फेमस कलाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज। और
पंडित बिरजू महाराज का वर्तमान समय क्या हो गया, निधन हो चुका है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज फेमस है कथक के और लखनऊ घराने से इनका संबंध है। कथक कहाँ का ये नृत्य है, तो कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत का या फिर उत्तर प्रदेश का, ये दोनों जगह का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम के बारे में, भरतनाट्यम के फेमस कलाकार बताइए, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम का फेमस कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति है। कौन कौन है कौन है कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति इसकी फेमस कलाकार है। और एक लोग का और आप लोग ध्यान रखेंगे जिनका नाम है रुक्मिणी देवी। कौन है, रुक्मिणी देवी। ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, ये जरूर एग्जाम में पूछा गया। और भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान समय 8 शास्त्रीय नृत्य है ये, और ये भरतनाट्यम में तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम के बारे में ध्यान रखेंगे, मोहिनी अट्टम के बारे में ध्यान रखेंगे। और मोहिनी अट्टम के बारे में क्या ध्यान रखेंगे, तभी तो कह रहे हैं कि जगह क्यों हो गया यहाँ पे कम। मोहिनी अट्टम के बारे में, ये केरल का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम के फेमस कलाकार कौन कौन लोग हैं, तो कल्याणी अम्मा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूपी एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। कल्याणी अम्मा किसकी फेमस कलाकार हैं, ये मोहिनी अट्टम की हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हेमा मालिनी किसकी फेमस कलाकार है, हेमा मालिनी किसकी है, वो भी आपकी मोहिनी अट्टम की। श्रीदेवी भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि भारत में कथक नृत्य, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, तो पंडित बिरजू महाराज कथक के एक फेमस कलाकार हैं। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तर भारत का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम का संबंध किन लोगों का है, तो भरतनाट्यम से संबंधित यामिनी कृष्णमूर्ति, उसके अलावा रुक्मिणी देवी का भी संबंध भरतनाट्यम से है। ठीक, तमिलनाडु, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का है। कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। श्रीदेवी भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ठीक, यूपी पुलिस के चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न ये यूपी पुलिस में पूछा गया था 2019 में, और यूपी पुलिस चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। भाषा परीक्षण नहीं किया जाएगा आपसे, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका भाषा परीक्षण नहीं होगा। आप किसी कोई भी भाषा बोलते हो उससे मतलब नहीं है। अब यूपी पुलिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, हमने अभी बताया कि यूपी पुलिस का एक्ट कब आया था, तो 1961 में यूपी पुलिस का एक्ट आया था, 1861 में। और यूपी पुलिस की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो यूपी पुलिस की जो स्थापना है 1863 में हुई थी। कब, यूपी पुलिस की स्थापना 1863। अगर आपसे पूछे कि यूपी पुलिस के बारे में, तो यूपी पुलिस का अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो पहले हेडक्वार्टर इलाहाबाद में स्थित था। पहले हेडक्वार्टर इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे, इलाहाबाद में स्थित है। और वर्तमान समय इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित, कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि यूपी पुलिस चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। भाषा परीक्षण यूपी पुलिस चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। यूपी में पुलिस एक्ट कब आया था, तो 1861 में आया था। इसी के तहत यूपी पुलिस की स्थापना 1863 में हुई थी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूपी पुलिस का पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में था। वर्तमान समय इसका हेडक्वार्टर चेंज करके लखनऊ कर दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने दशाश्वमेध यज्ञ में 10 घोड़े की बलि दी थी, तो ये भी यूपी पुलिस 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ पे आप लोग गेस लगा लेंगे। तो ब्रह्मा ने, इसमें ऑप्शन सही किया था, ब्रह्मा ने 10 घोड़े की बलि दी थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रह्मा जी ने। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, यहां से प्रश्न मिलते जुलते प्रश्नों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, तो 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में कौन करवाए थे, तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंग ने। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अगर आपसे पूछे कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, 4 अश्व, ये दोनों एसएससी जीडी में पूछा गया है प्रश्न
4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? तो 4 अश्वमेध यज्ञ प्रवरसेन ने करवाया था। किसने? प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि यज्ञ के बारे में, यज्ञ के विधि विधान का वर्णन किस वेद में मिलता है? यज्ञ के विधि विधान किस वेद में मिलता है? तो यज्ञ के विधि विधान ये यजुर्वेद में मिलता है। किस वेद में? यजुर्वेद में मिलता है। अगर आपसे पूछे कि बलि की विधि किस वेद में दी गई है, बलि की विधि भी किस वेद में दी गई है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपके यजुर्वेद में, बलि की विधि भी यजुर्वेद में दी गई है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बलि की विधि भी यजुर्वेद में दी गई है। तो अगला इसको रिवीजन भी करेंगे कि किसने 10 अश्वमेध यज्ञ में 10 घोड़े की बलि दी थी? तो ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ में 10 घोड़े की बलि दी थी। और इसके अलावा यज्ञ से संबंधित प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? तो प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। यज्ञ की विधि विधान किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। और बलि की विधि किस वेद में दी गई है? तो यजुर्वेद में बलि की विधि भी दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। कौन सा चक्र है? परमवीर चक्र है। अगर आपसे पूछे परमवीर चक्र के बारे में, स्थापना कब हुआ था, यानी कि कब से इसको दिया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को इसे दिया जाता है। कब से? 26 जनवरी 1950 से इसका वितरण किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि परमवीर चक्र का प्रथम विजेता कौन थे? परमवीर चक्र का प्रथम विजेता कौन थे? तो परमवीर चक्र के प्रथम विजेता सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे? सोमनाथ शर्मा थे। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है, कुछ पुरस्कारों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किससे संबंधित है ये पुरस्कार? पत्रकारिता से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। स्थापना इसका 1917 में शायद हुआ था, 1917 में ही हुआ था। उसके बाद बीसी राय पुरस्कार कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चों को कंफ्यूज किया है। बीसी राय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो गेस नहीं लगा पाते। वहां पे देखिए, पुलित्जर पुरस्कार तो पत्रकारिता से हो गया, एक बार पढ़ेगा बच्चा याद हो जाएगा। बीसी राय पुरस्कार ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, ये बच्चों को याद नहीं रहता, यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे पुरस्कारों से भी संबंधित। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। कौन सा? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर आपसे पूछे कि प्रथम विजेता कौन बने थे? सोमनाथ शर्मा सबसे पहले परमवीर चक्र पाए थे। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो ये पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है 1917 से। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून के दिन आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और उसके बाद पृथ्वी दिवस अगर आपसे पूछे कि कब मनाते हैं अगर एग्जाम में, तो 22 अप्रैल के दिन हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कब? 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विश्व पक्षी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पक्षी दिवस कब मनाते हैं? या फिर आपसे पूछ ले कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो ये दिवस हम लोग मनाते हैं कब? ये दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मई के दिन। कब? 8 मई के दिन। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व रक्तदान ये 24 जून के दिन मनाया जाता है। कब? 24 जून के दिन। अगर आपसे पूछे कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? विश्व वानिकी
विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 21 मार्च के दिन। कब? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च के दिन। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व गौरैया दिवस जो है ये 20 मार्च के दिन मनाते हैं। कब? 20 मार्च के दिन मनाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से हम लोग सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल के दिन हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और विश्व पक्षी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? या फिर रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो ये 8 मई के दिन मनाते हैं, 8 मई के दिन। और उसके बाद विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? 14 जून के दिन विश्व रक्तदान दिवस 14 जून के दिन मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च के दिन विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। और विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च के दिन विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक व्हिटकल ने किया था जेट इंजन का आविष्कार। किसने किया था? फ्रैंक व्हिटकल ने किया था जेट इंजन का आविष्कार। ठीक, फ्रैंक व्हिटल ने। अगर वही पूछ ले कि स्ट्रीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? स्ट्रीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आप लोग को कई बार बताया गया, जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने। और ये जो प्रश्न था ये यूपी 2019 में पूछा गया, यूपी पुलिस एग्जाम 2019 में पूछा गया था। और कुछ यहाँ से संबंधित हम लोग आविष्कारों के बारे में प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार आप लोग जानते हैं ग्राहम बेल ने किया था। किसने? ग्राहम बेल ने किया था। अगर आपसे पूछे मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग मार्टिन कूपर बताएंगे। स्कूटर का आविष्कार पूछ ले, अगर आपसे स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जी ब्राडशा ने किया था स्कूटर का आविष्कार। किसने? जी ब्राडशा ने किया था स्कूटर का आविष्कार। उसके बाद थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? थर्मस फ्लास्क का अगर आपसे पूछ ले कि आविष्कार किसने किया था तो डेवार ने किया था थर्मस फ्लास्क का आविष्कार। उसके बाद प्रेशर कुकर के बारे में अगर आपसे पूछे, प्रेशर कुकर के बारे में आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस ने किया था। डेनिस पैपिन नाम था प्रेशर कुकर के आविष्कारक। कौन है? डेनिस पैपिन ने किया था। उसके बाद मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो मशीन गन के आविष्कारक जेम्स फलक हैं। कौन? जेम्स फलक मशीन गन के आविष्कारक हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक व्हिटल ने किया था जेट इंजन का आविष्कार। स्ट्रीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने स्ट्रीम इंजन का आविष्कार किया था। और उसके बाद टेलीफोन का आविष्कार अगर आपसे पूछे किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जी ब्राडशा ने किया था स्कूटर का आविष्कार। किसने? जी ब्राडशा ने किया था स्कूटर का आविष्कार। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो डेवर ने किया था थर्मस फ्लास्क का आविष्कार, डेवार ने किया था। उसके बाद प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पैपिन ने किया था प्रेशर कुकर का आविष्कार। और मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स फलक ने मशीन गन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि कौन सार्वजनिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? और ये यूपी पुलिस एग्जाम 2019 में पूछा गया था। यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग क्वेरा के बारे में तो जानते होंगे। क्वेरा जिसका सिंबल लाल कलर का मिलता है। और वे क्वेरा जो है इसका ऑप्शन सही है। क्वेरा की स्थापना 2009 में हुई थी। कब? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि क्वेरा का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेरा के बारे में बात करेंगे तो ये प्रश्न पूछने की यहाँ पे आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई प्रश्न पूछा है कोई बच्चा तो उत्तर भी आपको आता है तो आप लोग क्वेरा पे उत्तर भी बता सकते हैं। लेकिन ये कोई सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है क्वेरा। तो सोशल मीडिया नेटवर्क कौन कौन से हैं? जैसे अगर आपसे पूछे कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क के बारे में हम लोग देखते हैं और उसके संस्थापक के बारे में देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि ट्विटर की स्थापना किसने किया था? तो ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो जैक डोरसे हैं ट्विटर के संस्थापक। कौन है? जैक डोरसे हैं ट्विटर के संस्थापक। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अमेजन के संस्थापक कौन है? अमेजन की स्थापना किसने किया था? तो जेफ
बेजोस ने अमेजन की स्थापना की है? किसने? जेफ बेजोस ने अमेजन की स्थापना की है। अगर आपसे पूछे कि गूगल के संस्थापक कौन है, गूगल के संस्थापक कौन है, तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज व ब्रिन है। गूगल के संस्थापक कौन? लैरी पेज और ब्रिन गूगल के संस्थापक है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सार्वजनिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो क्वेरा जो है ये सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। क्वेरा की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और यहाँ ये प्रश्न पूछने और फिर प्रश्न बताने की एक प्लेटफॉर्म आप लोग कह सकते हैं। ट्विटर की स्थापना जैक डोरसे ने की थी। ट्विटर की स्थापना 3-4 लोगों ने मिलकर की थी, लेकिन आप लोग मुख्य रूप से याद नाम रखेंगे जैक डोरसे का। उसके बाद अमेजन की स्थापना जेफ बेजोस ने, गूगल की स्थापना लैरी पेज और ब्रिन ने किया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा वन है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वन किस राज्य में है, तो हरियाणा में सबसे कम वन है। किस राज्य में? हरियाणा में सबसे कम वन है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिशतता में सबसे अधिक वन है किस राज्य में, प्रतिशत मात्रा में सर्वाधिक वन किस राज्य में प्रतिशत में, तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन मिजोरम में। मिजोरम की बात करें तो इसके 90% क्षेत्र में लगभग वन पाए जाते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछे कि प्रतिशत में सबसे कम वन किस राज्य का है, तो हरियाणा में ही प्रतिशत में सबसे कम वन है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, किस राज्य में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा वन वृद्धि वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन वृद्धि हुआ। ठीक, ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि पहला वन रिपोर्ट कब आया था, पहला वन रिपोर्ट कब आया था, तो पहला वन रिपोर्ट जो है ये आपके 1987 में आया। कब? 1987 में आया था। अगर आपसे पूछे कि इसके तहत देश में कुल वन कितने हैं, देश में कुल वन कितने हैं, तो वर्तमान समय देश में वन जो है वो 24.6% भाग पे है। ठीक, इतनी बातें टोटल आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन पूछे तो हरियाणा में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है प्रतिशत के मामले में, और प्रतिशत के मामले में सबसे कम वन कहाँ पे है, हरियाणा में। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य है। और वो पहला वन रिपोर्ट कब आया था, तो पहला वन रिपोर्ट जो है वो 1987 में आया था। और देश में कुल वन कितने हैं, इसके तहत देश में 24.6% भाग पे वन है। अगला प्रश्न है कि कौन फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है यूरो। कौन सा है? शासकीय मुद्रा यूरो है। अगर आपसे पूछ ले कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड की अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, तो हेलेंस्की है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है फिनलैंड की राजधानी। ठीक, अब कुछ राज्यों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुछ राज्यों की राजधानी और फिर उसकी मुद्रा के बारे में ध्यान देख लेते हैं। जैसे रूस की राजधानी आपसे पूछे तो क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को है। लेकिन मुद्रा की बात करें तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूस की मुद्रा रूबल। उसके बाद यही पोलैंड की बात करते हैं, पोलैंड के बारे में। तो पोलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है वर्सा। पोलैंड की राजधानी का नाम क्या है? वर्सा। अगर आपसे पूछे कि पोलैंड की मुद्रा क्या है, तो जलोती है। पोलैंड की मुद्रा क्या है? जलोती है पोलैंड की मुद्रा। उसके बाद नॉर्वे की राजधानी की बात करें, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। अगर आपसे पूछे कि नॉर्वे की मुद्रा क्या है, तो क्रोन है, मुद्रा है क्रोन। अगर आपसे पूछे कि हंगरी की बात करें राजधानी, तो बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी की मुद्रा के बारे में बताएंगे आप लोग, क्या है, तो इसकी मुद्रा का नाम है फ्लोरिंट। क्या है? फ्लोरिंट इसकी मुद्रा है। हंगरी की मुद्रा फ्लोरिंट है। ठीक, उसके बाद वहीं स्वीडन की बात करें, स्वीडन के बारे में, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। और स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना है। क्या है? क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। और नॉर्वे की मुद्रा क्या है? क्रोन है। ठीक, इतनी थोड़ा सा अंतर है दोनों में, आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? यूरो। और यूरो जो है वो 20 देश ऐसे हैं जिसकी मुद्रा है यूरो। ठीक, 20 देशों की मुद्रा है यूरो। राजधानी क्या है यहाँ की? तो राजधानी फिनलैंड की हेलेंस्की है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। रूस की राजधानी है मॉस्को और रुपया है रूबल। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और
फ्लोरिंट यहाँ की मुद्रा है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्सा है और यहाँ की जो मुद्रा है ज्लोटी है यहाँ की मुद्रा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, मुद्रा है यहाँ की क्रोन। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा यहाँ की क्रोना। ठीक, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, इसी तरह से अपनी तैयारी मजबूती के साथ बनाते आगे जारी रखिए। ठीक, एक दिन आप लोग को सफलता जरूर मिलती है, मिलेगी, जरूर मिलेगी, सबको सफलता मिलती है। और खुश रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस वजह से आप लोग खुश रहिए। धन्यवाद।